नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। पिछले 3 दिनों से देश भर के नौजवान या यूं कहिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्रयागराज में मोर्चा खोले हुए हैं। मांग ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो उत्तर प्रदेश का है, पीसीएस का एग्ज़ाम जिस तरीके से करवाने जा रहा है 2 दिनों में, वो उनको मंजूर नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस वो चाहता है लाना, वो उनको स्वीकार नहीं है। यानी कि नोटिफिकेशन जिस तरीके से किया गया था, इम्तिहान उसी आधार पर लिया जाना चाहिए। इम्तिहान के दौरान यानी कि जब आपने एक बार तारीख तय कर दी और लड़के परीक्षा की तैयारी में लग गए, उसके दरमियान आप किसी भी तरीके से नियम कायदा नहीं बदल सकते हैं। और इनका कहना ये है, क्योंकि 3 दिनों से इंडिया न्यूज़ लगातार इनके साथ बना हुआ है, अलबत्ता 4 दिनों से जब से इनकी आवाज़ उठनी शुरू हुई और हमने ये सोचा कि आखिर इनकी मांग क्या है और सरकार जिस तरीके से इम्तिहान लेना चाहती है वो क्या कह रही है, तो दोनों को जब हमने आमने सामने रख के देखा तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ है जो गड़बड़ है, जो गफलत है, जिसका ठीक किया जाना, जिस आवाज़ को ठीक से रखा जाना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हम इन नौजवानों की आवाज़ बने। तो वो जो 50-60 हज़ार नौजवान आज प्रयागराज में हैं, वहाँ भी हमारे सहयोगी अभिषेक खड़े हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार उनके साथ है और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जैसी बात सरकार के साथ या कमीशन के साथ चल रही है, वो हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में हूँ। मुखर्जी नगर वो जगह है जहाँ देश भर के लड़के आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक जितनी भी आवाज़ें उठ रही हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ हैं और मांग ये है कि आप जिस तरीके से हम चाहते हैं इम्तिहान करवाना, इम्तिहान करवा लीजिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। और जब बहुमत कहता है 6 लाख के आसपास स्टूडेंट्स इस बार इम्तिहान देने जा रहे हैं और 6 लाख स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इस तरीके से हमको परीक्षा नहीं देनी। अगर आपको एग्ज़ाम ऐसे करवाना है तो 20-25 दिन बचे हुए हैं। इम्तिहान की तैयारी करने की बजाय ये सड़कों पर हैं, ये मोर्चा खोले हुए हैं, ये विरोध जता रहे हैं, सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए उसके ऊपर दबाव डाले हुए हैं। यानी कि कुछ है जो इन 6 लाख लोगों को मंजूर नहीं है और ये बातें हम लगातार कर रहे हैं। इसलिए एक बड़ा जमघट है मेरे साथ। दिल्ली मुखर्जी नगर से लेकर के प्रयागराज तक हम लगातार बने हुए हैं और इन लड़कों के साथ, चूँकि ज़िंदगी नौकरी जो है वो सिर्फ एक कामयाबी नहीं है, नौकरी ज़िंदगी में एक पड़ाव भी नहीं है, लेकिन नौकरी ज़िंदगी के कई मायनों को साफ करती है। एक बेटा या बेटी होने के नाते जो परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, दबाव होता है, उससे मुक्ति देती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन में मौका देती है। समाज के भीतर, दोस्तों के भीतर अपने लिए एक ज़मीन देती है। तो नौकरी जो है कई तरह की चीज़ें ज़िंदगी में आसपास फैलाती है, पसारती है और वो एक अलग तरह की कामयाबी है। इसलिए सिर्फ वो एक पड़ाव या सिर्फ इम्तिहान पास करके नौकरी पा लेने भर का मामला नहीं है। लिहाजा इन सबों के साथ ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी के साथ बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, घर, परिवार, माँ बाप, सपने, भविष्य, बहुत कुछ चलता है। लिहाजा इन सब से बात करना बहुत ज़रूरी है और हम लगातार बात कर रहे हैं। आपसे चलते हैं, क्या चल रहा है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया बंधुओं को और आप जैसे हमारे जो बीच में पत्रकार हैं, इंडिया न्यूज़ को मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि कम से कम इस तानाशाही भरे माहौल में, इस तरीके का जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का और वहां के सत्ता का, आप आवाज़ को, दर्द को, एक अभ्यर्थी युवा की आवाज़ को आप दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सर 2 चीज़ का है। मुद्दा सबसे बड़ा है, एक शब्द अभी आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन, और एक शब्द है 1 डे 1 शिफ्ट। अचानक से ये 2 शब्द 10 दिन से, 5 दिन से सबसे ज़्यादा ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं कि वो मुद्दा आप समझ गए हैं कि इलाहाबाद आयोग जो है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यहाँ के छात्रों को जब परीक्षा के लिए वो टाइम देता है, सबसे पहले इसके पहले उन्होंने समीक्षा अधिकारी का एग्जाम कराया सर, वो टोटली फेल रहे, उनका सिस्टम फेल रहा, पेपर लीक हुआ। एक वो बात, वो एग्जाम कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया। उसके बाद एक छात्र जो दिल्ली रह के और प्रयागराज जैसे शहर में रह के तैयारी करता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र, साहब उसका दर्द आप समझिए कि किस तरीके से 15,000 रुपये, 20,000 रुपये बामुश्किलात किस हालात में घर वाले देते हैं। वो साल भर एक परीक्षा की तैयारी करता है इस उम्मीद के साथ, आशा के साथ कि वो परीक्षा देगा, वो पास होगा। और आपने जैसे अभी बताया कि नौकरी एक सपना होता है, एक ऐसा सपना जिसके बल पे उसके घर की, परिवार की, समाज की, लोगों की उम्मीदें टिके होती हैं कि हमारे समाज के लिए और परिवार के लिए कुछ अच्छा करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का विरोध ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं सर कि 2 शिफ्ट में 2 दिन में एग्जाम होगा, तो उसका कोई मानक नहीं उनके पास
किसी तरह का मानक नहीं सर। एसएससी में कभी ये नॉर्मलाइजेशन लाए। आप देख सकते हैं कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन का एक अलग स्टैंडर्ड होता है, उसमें पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके का क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन कठिन है, कोई क्वेश्चन आसान है, तो उस पर मानक तो थोड़ा सा ये तय कर सकते हैं। लेकिन सर जीएस के एग्जाम में पेपर में ये कहाँ से कौन सा मानक लागू करेंगे, उसमें कैसे जानेंगे ये कठिन प्रश्न है, ये आसान प्रश्न है। और दूसरी बात सर, आप समझिए इससे भी बड़ा मुद्दा क्या है। आप इतने बड़े तानाशाह हैं, या आप, ये छात्र युवा भीड़ आपसे भीख नहीं मांग रही है, ये आपसे मांग कर रही है अपने हक और अधिकार की। उस हक और अधिकार को लेकर जिसके लिए 2 साल 4 साल से यहाँ पर आके तैयारी करते हैं, ताली ठीक नहीं है, ये तैयारी करते हैं साहब। और तैयारी करने के दौरान अगर आप गौर से देखिए राणा सर, आप एक एक अभ्यर्थी के चेहरे को देखिए, उस सिकन को महसूस करिए, इनके उस दर्द को देखिए। ये सत्ता में बैठे लोग बरगला कर जब इनका वोट लेते हैं और राजशाही सत्ता का भोग करते हैं, तो क्या इनके दुख और संवेदनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं। आज जो आयोग में माननीय तानाशाह अध्यक्ष जी बैठे हैं, क्या ये बिना तैयारी किए आ गए? ये भी तैयारी करके आए। क्या ये अपने उन दिनों को भूल गए? और साहब कभी कभी जब हमारे आपके बीच का पढ़ा प्रशासन वाला इनके ऊपर लाठी फेरता है और बोलता है कि ये आंदोलनकारी भीड़ है, ये पढ़ने वाले नहीं है, तो बहुत तकलीफ होती है साहब। और ऐसे अधिकारियों को कहना चाहूंगा, अगर दम है, आप अपने समय के टॉपर रहे हो, आए मुखर्जी नगर, 12,000 रुपए महीने लेकर यहाँ के गलियारों में रह के, यहाँ की एक कमरे में रह के तैयारी करें और हमारे साथ पढ़ के देखें। वो सिलेक्शन लेंगे तो उनसे पहले अगर इस छात्र ने सिलेक्शन नहीं लिया तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा साहब। मैंने पहले भी कहा कि जब आप कामयाब होते हैं तो सिर्फ कामयाबी आपकी दिखती है, लेकिन जो पीछे जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो संघर्ष है, वो दिखता नहीं है। मैं बार कोशिश करूंगा अगले कुछ दिनों के भीतर कि ये जो मुखर्जी नगर की गलियां हैं, यहाँ के जो मकान हैं, तंग कमरे हैं, उन कमरों के भीतर रह करके स्टूडेंट्स किस तरह तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने घर परिवार के सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और अपने सपनों को भी। बताएं सर, ये जो नॉर्मलाइजेशन मानकीकरण की प्रक्रिया माननीय आयोग ले आया है, इस पे तो विमर्श हो ही रहा है, देख ही रहे हैं आप, नेशनल कवरेज है, सब कुछ है। लेकिन सर इन सब चीज़ों की वजह से, परीक्षा लीक की वजह से हम सब अभ्यर्थियों के क्या किस तरीके से मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, किस तरीके से हम सर ये दंश झेल रहे हैं कि पीसीएस की जो परीक्षा थी प्रीलिम्स की और आरओ की जो परीक्षा थी, आरओ की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित थी और पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा मार्च में प्रस्तावित थी। लेकिन सर आरओ के पेपर की लीक होने की वजह से पेपर रद्द हो गया था, पेपर आगे बढ़ गया। सरकार ने जो भी किया, 27 अक्टूबर की डेट थी कि प्रीलिम्स का पेपर होगा, नहीं हुआ सर। फिर ये पूरा साल निकल गया। मेरा कहने का मतलब ये पूरा साल निकल गया सर। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारे भाई हैं, जो भी हैं सर, सब मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। घर से पैसा आता है औसतन सर, मैं 15,000 रुपये तो सबके घर से आता ही होगा। कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार 15,000 रुपये हम लोगों को देता है? और सर हम यहाँ मुखर्जी नगर नेहरू विहार में 8 बाई 8 के कमरे में बैठ के किताबों से जूझते हुए तपस्या कर रहे हैं सर। लेकिन यहाँ पे जो दंश हम झेल रहे हैं, ये सर न सरकार समझ रही है और न आयोग समझ रहा है। ये एक तुगलकी फरमान ला के हमारा जो सपना है सर, उसको अपने एक तुगलकी फरमान के माध्यम से रोदना चाहते हैं। हम सर किताबों में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सर बस हमारी यही मांग है, जिस तरीके से परीक्षा होती आई है उसी तरीके से हो, 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। और सर मानसिक स्थिति की मैं अगर अभी अपनी बात बताऊं, सबके साथ ये घटित हो रहा होगा कि सुबह लाइब्रेरी आते हैं सर, दिन भर पढ़ते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, रात में 12-1 बजे करीब जब कमरे पे जाते हैं और सर आंख बंद करते हैं तो नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे परिवार का जो सपना है, जो हमसे उम्मीदें हैं, वो हमें सोने नहीं दे रहा है सर। क्यों? क्योंकि उम्मीद जगती है जब इंसान मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उस कमरे में बैठे, उस कुर्सी पे बैठ के 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे लड़का मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, और सर उसके बाद इस तरीके का तुगलकी फरमान आता है तो उसको समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या, उन उम्मीदों का मैं क्या करूँ, मैं अपने सपनों का क्या करूँ। इस तरीके से हमारे सपनों को रौदा जा रहा है। ये सर जो हमारे सपनों के सौदागर हैं, ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, और आज मैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि सर ये जो गैर जिम्मेदार सरकार है, जिसको 3 दिन से हमारे भाई वहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन सर कोई सुनने को राजी नहीं है। उनको लग रहा है कि ये विपक्ष की भीड़ है, विपक्ष की भीड़ नहीं है सर। हम अभ्यर्थी हैं, हम छात्र हैं, हमारे घर से 10-15 हज़ार रुपये हम यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं किसी तरीके से। सर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एक संत हैं, संत सर तपस्या करते हैं। हम महर्षि ऋषियों के बारे में हमने भी पढ़ा है, सुना है, देखते हैं। हम भी सर यहाँ पे 8 बाई 8 के कमरे में बैठ के तपस्या ही कर रहे हैं।
ये एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में जो बहुमत है उसकी बात सुनी जानी चाहिए। ये वैसे लड़के हैं, ये वैसे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं और ये पीसीएस के जरिए किसी राज्य में अधिकारी बनते हैं। जो राज्य चलता है जिन अधिकारियों के जरिए, जिस राज्य की जो रीढ़ होते हैं वो अधिकारी होते हैं, वो बनने की क्षमता जिन नौजवानों के भीतर है, अगर वो कुछ कहते हैं और उनका बहुमत यही कहता है तो फिर सरकार को सुनना चाहिए। ये कोई जाहिल अपढ़ लोगों की भीड़ नहीं है, ये पढ़े लिखे समझदार विवेकशील लोगों की भीड़ है और ये चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो, लिहाजा सरकार को भी सुनना चाहिए। सर बेसिकली अभी मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि हमने जितनी भी हमारी अंडर संवैधानिक मांगे थी सबको कर लिया। एक बार उन्हें प्रतिवेदन दिया, मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव जी को, आयोग के अध्यक्ष को और सचिव को, सबको दिया। ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया। उसके बाद भी हमने वहाँ आंदोलन का रास्ता चुना है। जो 3 दिन से हमारे प्रयागराज के साथी वहाँ बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ एक जी जी ये पीछे भी हमारे सभी ये जो अभी आपको आवाज़ पीछे सुनना ही पड़ रही है ना, यहाँ भी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो है ना वो नारे लगा रहे हैं और उनको लगता है कि यहाँ की आवाज़, यहाँ का शोर, यहाँ का नारा प्रयागराज या लखनऊ पहुँच जाएगा। ये आप देखिए कि हौसला कितना है कि हम अपनी खातिर लगातार अपनी आवाज़ उठाए चले जा रहे हैं। आसमान तक आवाज़ जाती है, सरकार के कान तक नहीं जाती है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बोलिए। हाँ सर, तो बस यही मैं कह रहा था कि जो हमारे प्रयागराज के साथी 3 दिन से वहाँ बैठे हैं, उन्हें एक तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है उनके खिलाफ कि वो विपक्ष द्वारा प्रायोजित गुंडे हैं, अराजक तत्व हैं, जैसा कि न्यूज़ में अभी सूचना आई थी। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे कोई भी अराजक तत्व नहीं, वहाँ भी जो भी छात्र हैं वो जेन्युइन छात्र हैं। और सर बात इतनी सी है कि उन्होंने इस पूरे नैरेटिव को चेंज करने का कोशिश किया है। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि ये छात्र एक्चुअली में बैठे क्यों हैं। लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये छात्र हैं कौन। तो इस पूरे नैरेटिव को पूरी तरह से गढ़ा गया है ताकि जो मेन मुद्दे हैं उससे भटकाया जा सके। और नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, करप्शन का जो खेल खुलने वाला है, तो जो रॉल्स की थ्योरी पढ़ के वहाँ उच्च उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, जस्टिस एज अ फेयरनेस, उनके कानों में अभी तक ये बात नहीं जा पा रही है कि एक्चुअली में जस्ट क्या होता है और जस्टिस क्या होती है। तो मैं बस सर इतना कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी मात्रा में जो छात्रों की मांग है उन्हें पूरा करें और सबके साथ न्याय करें। घर में कितने लोग हैं, क्या परेशानी? तब एक घर का दबाव तो होता है कि मम्मी हैं, पापा हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पढ़ते हैं। कैसा चलता है घर और कैसे रहते हैं आप यहाँ? सर पापा एक संविदाकर्मी हैं स्वास्थ्य विभाग में। सर मार्च में जब आया पहली बार कि मार्च में पेपर होगा, तो मैं बोला घर पे चलिए जून तक पेपर मेंस ख़त्म हो जाएगा। जैसे सर पेपर के 7-8 दिन पहले तक था कि पेपर होगा, न्यूज़ में भी आ रहा था एडमिट कार्ड कल जारी होगा, फिर ऑटोमेटिक पता नहीं अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। तभी भी सर नॉर्मलाइजेशन ये कुछ नहीं तो 1 दिन में होगा पेपर, ये ऐसा आया था नोटिस। फिर जैसे जुलाई आया उसके कुछ दिन पहले नहीं, अब 27 अक्टूबर को होगा। 27 अक्टूबर मान के चल रहे थे, तैयारी होगी। घर पे बोला सर जनवरी तक मेंस ख़त्म हो जाएगा। उसके वजह से ऐसे 27 अक्टूबर आया, फिर नोटिस आ गई कि नहीं अब 7-8 दिसंबर को होगा, 2 पाली में होगा और नॉर्मलाइजेशन होगा। सर एक तो मानविकी विषय है, उसमें डिसाइड कर ही नहीं सकते कि कौन सा प्रश्न आसान है, तराइन का युद्ध आसान है कि प्लास्टिक का युद्ध आसान है, कोई डिसाइड नहीं कर सकते। सर आयोग की मंशा क्या है नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। 1 दिन में पेपर क्यों नहीं करा रहा है आयोग? 41 जिले में आप करेंगे, मैं पेपर कराऊंगा, 75 जिले में कराइए। आप वहाँ के डीएम क्या करेगा? 75 जिले में कराइए। एसओपी है कि 10 किलोमीटर तक दायरे में पेपर होगा, 20 किलोमीटर कीजिए। जो लड़का अपना जिला छोड़ के 200-300 किलोमीटर दूर पेपर देने जा सकता है, वो 20 किलोमीटर और क्यों नहीं जा सकता? पेपर सर हम लोग 5 लाख लड़कों को देना है, सारे लड़के करेंगे नहीं, आप 1 दिन में कराइए। अब तानाशाही तुगलकी फरमान जारी करके कि नहीं हम कराएंगे, 2 दिन में कराएंगे, फिर आंदोलन सर उसी ले चलो। ये पीसीएस की परीक्षा में आपके पास बिल्कुल आ रहा हूँ, आप ही लोगों की आवाज़ है। 5,76,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। ये 2 दिन जो इम्तिहान करवाने का आधार या कारण है सरकार की तरफ से, वो ये है कि बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या में 1 दिन करा पाना संभव नहीं है, पर्चा लीक हो जाता है। 5,76,000 जो स्टूडेंट्स हैं, 75 ज़िले हैं। इनका कहना ये है कि इतना बड़ा राज्य, साधन संसाधन से भरा पूरा राज्य, अगर 40 करोड़ लोगों का कुंभ हो सकता है तो 5,76,000 लोगों का इम्तिहान भी कराया जा सकता है। इसके लिए 2 दिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 पालियों में 2 क्वेश्चन सेट के साथ इम्तिहान कराने की कोई आवश्यकता नहीं है और नॉर्मलाइजेशन हमको मंजूर नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं? सर ये जो 75 डिस्ट्रिक्ट वाले की बात हो रही है सर, इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 4th इंडस्ट्रियल के युग में जब आप 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो यूपी की, तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट विद्यालय हैं जिसमें प्रॉपर सीसीटीवी इंस्टॉल है। जहां अगर प्रयागराज की बात की जाए तो वहां के कमिश्नर के बच्चे भी शायद सेंट जोसेफ में पढ़ते होंगे, बीएचएस में पढ़ते होंगे। तो क्या ऐसे प्राइवेट संस्थानों में भी सेंटर नहीं बनाया जा सकते जहां
प्रॉपर सीसीटीवी इंस्टॉल है जिसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो सर ये एक बहाना है, ये करप्शन का खेल है जिसके लिए ऐसा किया जा रहा है सर। बहुत सारे विद्यालय हैं प्राइवेट, जैसे अगर लखनऊ राजधानी की बात की जाए तो वहाँ CMS है, बहुत सारे लॉ मार्टिन है, बहुत सारे विद्यालय हैं जिनमें सेंटर बनाए जा सकते हैं, जिसमें सारे जिला अधिकारी उन सबके बच्चे पढ़ते हैं सर। जी जी सर, थैंक यू। आप कुछ कह रहे हो? सर जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे सर ये प्राइवेट स्कूल लोग बोल रहे हैं कि सेंटर नहीं बनाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल में सर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चलता है तो क्या वहाँ नकल हो रहा है? हाई स्कूल इंटर में चलता है तो सर नकल हो रहा है, तो हम लोग सर तो वही तो आते हैं। अब उसके बाद सर मतलब जैसे कि कहना ये है कि मतलब आयोग मतलब गलत प्रश्न बना देता है, सरकार मतलब प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस पेपर होने से पहले आउट हो जा रहा है सर। पेपर गलत बना देंगे, उसका आंसर की देंगे। और सर हम लोग घर जाते हैं, मतलब कैसे भी किराया आदमी एक बार जाता है दोबारा आता है सर। यहाँ किराया खर्चा दिया जाए कितना सर? आदमी 20 साल मतलब 20 साल की उम्र के बाद 21 साल से पेपर देना फॉर्म करता है। 30 साल 40 साल का जब उम्र तक है, कब तक सर हम लोग मतलब देते रहेंगे? न उसके बाद कोई ऑप्शन बचता है कि हम जहाँ चले जाएंगे। सर 30 साल के बाद आदमी कहाँ समायोजित हो सकता है सर? सरकारी धंधा करेगा सर, कहीं मतलब समायोजित हो पाएगा? कहीं सर मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, अपनी सर रैली कर रहे हैं बाबा, मतलब कुछ भी उनसे सुनिए। मतलब हम लोग इसलिए आए थे कि जो पुराना सिस्टम था सर उसे सही करेंगे, कुछ भी सुनने के तैयार सर नहीं होते। कहते हैं आंदोलनकारी सर, रात में जो भाई बंधु वहाँ बैठे हैं उनको फोन किया जाता है कि भैया क्या चल रहा है, कहें सर कोई सुनने तक नहीं आता है। रात में बताया जाता है कि यदि यहाँ मतलब लोग ठिठुर रहे हैं सर, बहनें तक बैठी रहती हैं 50-50 60 सर। बहनों से बताइए, कोई बहन मतलब आंदोलनकारी करेगा उसको तो पैसा सर कोई भिजवाएगा? सब इतनी मतलब कुछ भी सुनेंगे सर, मतलब कुछ भी बोलते चले जाते हैं सब लोग। कोई मतलब उनको समर्थन दिए हैं सर, मतलब राजभर वगैरह राजभर कह रहे हैं सभी आंदोलनकारी है। कहाँ सर आंदोलनकारी इतने आ जाएंगे सर? मतलब जैसे 1800 की क्रांति चला था वैसे सर मतलब मेरठ हो सर, मतलब बनारस हो, गोरखपुर हो, सब जगह सर मतलब लोग इकट्ठा चलाया जा रहा है कि अब सुने। ट्विटर पे सर चलाया जा रहा है, कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है सर। सर हम लोग क्या बताएं, मतलब सर तैयारी शुरू में आया था, कहता कि कोई मतलब फार्म नहीं डाला जाएगा सर, UPSC दिया जाएगा। UPSC सर प्राइवेट मतलब स्कूलों में करवा लेता है, अच्छे से करवा लेता है, उसका फार्म तक मतलब सर अच्छे से करवा लिया जाता है। ये सर फार्म में गलत कुछ कर दो तो कहीं सुनवाई कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ा मसला है कि UPSC जो सिविल से एग्जाम करवा लेता है देश के तमाम हिस्सों में। सर एग्जाम करवा रहा है, प्राइवेट स्कूल में करवाता है, अच्छे से करता है। प्राइवेट स्कूल सर इनसे अच्छे हैं। प्राइवेट स्कूल में सर आप पानी तक नहीं पाएंगे। बिहार में सर एग्जाम हो तो वहाँ कई बच्चे मर गए थे सर, दूर दराज में सेंटर दे देता है। सरकारी स्कूल में सर मतलब न करके प्राइवेट में बनाने लगे, बहुत अच्छे से एग्जाम होगा सर। 75 जिला है, 75 जिलों में ये 60 जिलों में बना दे, 10 हजार देने 60 मतलब 6 लाख सर समायोजित हो जाएंगे सर। कैसा कह दिया था कि मतलब एग्जाम नहीं करा पाएंगे सर? मैं आप लोग बस लौटूंगा, मैं यहाँ से प्रयागराज चल रहा हूँ, बस 10 मिनट के प्रयागराज, फिर प्रयागराज से वापस आएंगे। रोज भाई बंधु सर जा रहे हैं, कभी गांधी विहार से, कभी कहीं से सर, मतलब हम लोग ग्रुप बनाए। ये एक बड़ा मसला है। प्रयागराज में हमारे सहयोगी अभिषेक खड़े हैं और प्रयागराज में 50,000 से ज्यादा की एक भीड़ है। उस भीड़ के बीच में अभिषेक आपको नजर आ रहे हैं, वहाँ की आवाज भी आप तक पहुँचनी चाहिए। अगर मैं प्रयागराज से लौट के आऊँ तो पहली बात तो राणा सर को धन्यवाद, ये लगातार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, भाई क्यों होगा? आपने नोटिफिकेशन निकाला था? नहीं। दूसरा चीज़ बोल रहे हैं कि हम विपक्षी पार्टी से हैं, आंदोलनकारी तत्व हैं। हम कैसे हैं? आप घोषित कर दीजिए, वोटिंग के टाइम हम इसका जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ से आपका हम निवेदन करते हैं कि आप इस मैटर में इन्वॉल्व हो। और यहाँ पे मीडिया बंधु जो हमारे बड़े बड़े चैनल हैं, कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। राणा सर लगातार जुड़े हुए हैं, इनके लिए इस चीज़ का हम सारे स्टूडेंट धन्यवाद देते हैं। अगर कोई कह रहा है कि हम किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं तो इसका जवाब भी हमें स्टूडेंट देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मुट्ठी भर स्टूडेंट हैं तो वही स्टूडेंट है जिनके पीछे और परिवार भी हैं और क्षमता रखते हैं कि अपनी क्षमता से, अपनी सोच से पॉलिटिक्स में भी बदलाव कर सकते हैं। तो इनको हल्के में ना लें आप लोग। और प्लीज़ अगर आपको प्रदर्शन कराना है एग्जाम तो कराएं। दूसरी चीज़, आप कह रहे हैं 36 जनपदों में एग्जाम होगा, क्यों होगा? आपके पास 41 जनपदों में क्यों होगा? आपके पास 75 जनपद हैं। अगर आप कह रहे हैं वहाँ नहीं हो सकता है तो आप लिखित में दें कि आपका सिस्टम फेलियर है, आपके वहाँ पे DM फेलियर है, आप बताएं इस चीज़ को। तो पहली चीज़, अगर आप करा सकते हैं एग्जाम तो कराएं, और नहीं करा सकते हैं तो लगातार एक साल एक्सटेंड कर रहे हैं। 1 साल बाद रिजल्ट आएगा। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था जुडिशरी का, उसमें आयोग के अंदर ही मेंस का पेपर जो लिखित था उसको चेंज कर दिया गया था। तो बाहर चीटिंग होता है, अंदर कौन कर रहा है भाई? अंदर को पहले देखो। हमारे सचिव जी को पता नहीं था कुछ महीने, 1 महीना पहले जो आंदोलन हुआ था कि एग्जाम 7 और 8 जो है नवंबर को होने वाला है। बच्चों ने वहाँ बताया तो कह रहे हैं इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। आपसे पहले बच्चों को पता था, इसके मतलब सिस्टम में आपके फेलियर है। दूसरी चीज़, वही ठीक उसी चीज़ का आपने नोटिफिकेशन निकाला कि एग्जाम उसी डेट में होगा, नॉर्मलाइजेशन से होगा। वो जो महान गुरु घंटाल हैं जिन्होंने निकाला है कि ये नॉर्मलाइजेशन की पद्धति है, आप भूल रहे हैं कि आप उस पद्धति से आए नहीं है। अगर आते ना तो आप वहाँ नहीं बैठे होते जहाँ बैठे हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ कि ये नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, 1 सीट 1 एग्जाम होगा। दूसरी चीज़ कि अभी
पूरे 75 जनपदों में सुचारू रूप से एग्जाम हो। तीसरी चीज़, अब समय से एग्जाम होना चाहिए, अगर इतना लेट थोड़ा और लेट सही, लेकिन 1 शिफ्ट 1 एग्जाम पूरी पारदर्शिता होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री निवेदन है, और आयोग के जो हमारे माननीय अध्यक्ष जिला पाता हैं, प्लीज बच्चों के बीच आए, और जो वहाँ आस-पास प्रयागराज में दुकानें आप बंद करा रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बच्चों की सुविधा का ध्यान रखें। बच्चे विनम्र तरीके से, सावधानी तरीके से विरोध कर रहे हैं, उसका आप इज्जत करें। जय हिंद, जय भारत। ये योगी आदित्यनाथ देश के बेहतरीन मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं, कुशल प्रशासक हैं, ईमानदार नेता हैं। मुझे लगता है कि उनको अपने अधिकारियों के बजाय नौजवानों की सुननी चाहिए, उनको अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। और एक वाजिब मांग है जिस पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठीक से समझाया जाए, या वो बच्चों की सुने, तो फैसला वही होगा जो ये लोग कह रहे हैं। मैं प्रयागराज चलूँ उससे पहले मुझे जाने नहीं दोगे, पहले वहाँ भी तो आप ही लोगों के लोग हैं। मैं प्रयागराज चल रहा हूँ। एक यहाँ जो सवाल है, या यहाँ जो पीएससी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, वो ये है कि यूपीएससी देश भर में इम्तिहान करवा लेता है, देश भर में, और आप अपने राज्य के भीतर इम्तिहान नहीं करवा पाते हैं। उसके क्वेश्चन पेपर्स उसके प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं, आप कहीं ठेके पर कहीं बाहर छपवाते हैं, लीक वहां से होता है। यानी कि पेपर लीक कराने और इम्तिहान के भीतर कई तरह की धांधली कराने के चोर रास्ते आपने बना रखे हैं, और उन्हीं चोर रास्तों के चलते लगातार इनके ऊपर गाज गिरती रहती है, इनको खामियाजा उठाना पड़ता है। इम्तिहान रद्द रद्द रद्द, और फिर ये एक ही इम्तिहान के लिए लगातार इम्तिहान देते रहते हैं। ये अजीब सी स्थिति है। प्रयागराज में आपको लेकर चलना चाहता हूँ। अभिषेक हमारे सहयोगी, अभिषेक ओवर टू यू। जी राणा जी, हम यहाँ मौजूद हैं इन छात्रों के बीच जो आज तीसरे दिन, यानी तीसरे दिन और तीसरी रात आज है इनके प्रदर्शन की। ठंड सर्द भरी रातें, दिन इक्वेटोरियल लाइन के पास से गुजरती है कर्करेखा प्रयागराज में। दिन में गर्मी भी वैसे ही पड़ती है। खाना पीना बिस्तर छोड़कर ये यहाँ पर मौजूद हैं, और सिर्फ एक ही मांग है इनकी। देखिए, अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग तरीके से अपने मैसेज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका बस एक कहना है। लोक सेवा आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और 7 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट आने के बावजूद भी अगर आयोग के अध्यक्ष को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको जो है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो है जज से बड़े हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अपने जो है जजमेंट को नहीं बदले। गलत बात है, ये बहुत जो है निंदनीय है कि इतने ठंडी में। आयोग की तरफ से भी कुछ चीजें दी गई, कही गई थी, एक मैसेज पास किया गया था प्रेस नोट के जरिए कि आयोग स्केलिंग हटाएगा, आयोग छात्रों से बात करेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि बातचीत हो किसी तरह? आश्वासन ही केवल मौखिक मिल रहा है, लिखित कोई आश्वासन नहीं है। लगातार छात्र यहाँ पे, जिले के डीएम भी आए थे, एसपी भी आए थे, केवल सर डीएम का कोई अथॉरिटी नहीं है। क्या कह रहे थे वहाँ? सर डीएम अगर कुछ भी कह रहे हैं असंवैधानिक है। यहाँ केवल आयोग के अध्यक्ष का अथॉरिटी है। और सर हम ये कहना चाहते हैं, एसपी और डीएम बस चाहते हैं कि यहाँ से भीड़ हट जाए, ताकि जो उनकी जिम्मेदारी हट जाए, लेकिन आंदोलन शिथिल हो जाए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, कह रहे हैं वो प्रयागराज के जिलाधिकारी यहाँ पे आके इतना बता रहे हैं कितना फॉर्म भरा गया है, कितने छात्र हैं, कितने पद हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि व्यवस्था को हम बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। जो फॉर्म गिनती भरा गया उसको गिनती गिना रहे हैं कि 5 लाख फॉर्म भरा गया है, आप लोग उस पार्क में बैठिए, इस पार्क में बैठिए। आप इतनी भीड़ संख्या में 20,000 के छात्र यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं। इन छात्रों को सड़क पे बैठा के, इन लड़कियों को सड़क पे बैठा के कौन से विश्वगुरु बन जाएंगे? क्या एक लोग से मिलकर केवल विश्वगुरु बन सकते हैं क्या? बिल्कुल हमारा भी यही कहना है कि एक शिफ्ट और एक डेम एग्जाम होना चाहिए, और जो डीएम या तो कोई भी प्रशासन का अधिकारी आता है तो हमें हटाने का प्रयास उसका है। अगर वही जिस तरह से नोटिस ला करके 4 शिफ्ट में पेपर कराने का ये काम किए हैं, एक शिफ्ट में नोटिस ला करके एक शिफ्ट और एक दिन में पेपर कराने का काम करें, इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। क्योंकि सरकार की भी मंशा है कहीं न कहीं 4 शिफ्ट पेपर करवा करके अपने लोगों को बैकडोर से भरने का और काम करने का काम करेंगे सरकार के लोग। क्या क्या लग रहा है आपको कि आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, आंदोलन हम लोग पूरी ताकत से चलाने जा रहे हैं। और आज तो हम लोगों को किसी कोचिंग संस्थान द्वारा नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेना किसी कोचिंग संस्थान की हो सकता है बदनामी भी हो, लेकिन उस कोचिंग संस्थान सबको हम लोग धन्यवाद देंगे। 1000 लोगों को खाना और हम लोगों की रहने की व्यवस्था। अब तो लड़ाई और तेज होगी, अब तो जंग और तेज होगी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तुम सुन लो, अभी तक हम भूखे पेट थे, अभी तो अब तक हम भूखे पेट थे, अब हम लड़ाई लड़ने को और तेज तैयार हैं। आने वाले समय में ये आंदोलन प्रयागराज में ही नहीं सीमित रहेगा, उत्तर प्रदेश की कुर्सियां भी हिलाने का काम करेगा। नहीं तो आयोग ये जान ले, ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं लड़ाई है, ये समस्त भारतवर्ष की लड़ाई होने वाली है। आप ये बात जान लीजिए
कि अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रद्द नहीं की गई तो हम लोग अपना खून पसीना बहाने सड़कों पर तैयार हैं। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अब आयोग को चेत जाना चाहिए और सरकार को भी चेत जाना चाहिए। हम लोग जो है बिना वन डे वन शिफ्ट किए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। हम आप लोग संविधान का फोटो लेके जाते हैं, हम संविधान पढ़ते हैं, इसलिए हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे वो 3 दिन लगे, चाहे आज तीसरा दिन है सर, चाहे वो 3 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, हम लोग नहीं हटेंगे। आने वाले नहीं सर, हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं आंदोलन एक रह के सारे विद्यार्थी, सारे प्रतियोगी छात्र, चाहे वनडे वाले चाहे सिविल सर्विस, सारे एक होकर एक मुख से एक रहेंगे यही नारे के साथ। हमको एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन चाहिए सर। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यूपीएसआई का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, 126 क्वेश्चन मेरे सही थे। उसके बाद यह नॉर्मलाइजेशन ऐसा करके 120 क्वेश्चन ला दिया और 114 हमारा प्री का कटाव बनाने के बाद 121 क्वेश्चन पे बना। हम लोग सर संजय श्रीनेत अगर मनमानी कर पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उनको मनमानी करने पर अतुरा है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि संजय को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करो और परीक्षा को सुचारू रूप चलाने का सर सारे जिलों में आंदोलन आज से फैलना शुरू हो गया। मेरठ में, लखनऊ में, उसके बाद मुजफ्फरनगर में, अब गोरखपुर में भी फैलने जा रहा है। तो सरकार नहीं मानी तो हम लोगों का एक ही है कि नॉर्मलाइजेशन हटाएं, एक शिफ्ट में एग्जाम करवाएं। चल रहा है आंदोलन हापुड़, मेरठ, गोरखपुर, उरई के जैसे छोटे ये बात तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकली नहीं है, जारी कर दें, हम लोग तुरंत हट जाएंगे, आज हट जाएंगे, 1 मिनट में हम लोग खाली कर देंगे। बस नोटिस जारी कर देंगे कि हम लोग 1 शिफ्ट में एग्जाम करवा रहे हैं। बस एक मांग है, पेपर हमारा। और संजय श्रीनेत और सरकार में बैठे हुए लोगों से कहना है कि इन युवाओं की चमकती आंखों से तुमने इनके सपनों को मारा है, तुम एक पेशेवर अपराधी लगते हो। अगर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, लीक रोकने के लिए किए हैं, तो क्या 2023 तक पेपर बेचे थे? आज क्यों लाए हैं बताइए? 2023 तक पेपर बेचे थे। आरओ का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ इनका, जो कि प्राइवेट था। इनके पास इतना फंड नहीं है कि सरकारी प्रिंटिंग प्रेस खोल सकें। इनके पास एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस का खोलने का पैसा नहीं है और प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहा है। क्या पेपर करा रहे हैं? उंगली में अगर चोट लगी है तो उंगली नहीं काटी जाती, उंगली का इलाज कराया जाता है। आप 75 साल से पेपर हो रहा है ना, 1 डे 1 शिफ्ट, ऐसे कौन सी आप फुल प्रूफ व्यवस्था ला रहे हैं कि आप जो है आज 4 स्तर पे पेपर करवाएंगे? ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, दुर्व्यवस्था है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि हम लोग प्री देने के बाद मेंस में हम लोग को पता ही नहीं रहे कि हम लोग क्या करें, आगे की पढ़ाई करें कि आगे की पढ़ाई ना करें। ये तो पहले क्या होता था कि पहले डिसाइड होता था कि हम लोग क्या करें। बताइए ऐसे कैसे होगा? हम लोग मेंस की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन किसी के लिए कभी नहीं सही था, किसी एग्जाम के लिए सही नहीं है। आप दूसरा रास्ता निकालिए, यही बेहतर रहेगा। नहीं तो इस दुर्व्यवस्था से हम लोग लड़ेंगे और आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ये आज एक ही जिलों में नहीं है, 75 जिलों में फैल रहा है। लोग तहसील स्तर पे, जिले स्तर पे लोग तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं विस्तृत रूप से, और रोज भीड़ बढ़ती जा रही है। और जो अध्यक्ष जी बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, अध्यक्ष जी को खुद नहीं पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। वो बैंक एसएससी का जो ये दे रहे हैं, वहां पे ये मैथ नहीं है। हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि खानवा का युद्ध कठिन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध है। किस हिसाब से ये कठिन और सरल करेंगे? किसी में 36% लड़के सेलेक्ट होंगे, किसी में 56% होंगे, इनको खुद नहीं पता। और जहां पे सीसाइड की बात है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें ये कैसे डिसाइड करेंगे? जिसमें बच्चा ये रहता है, क्वालिफाई करना रहता है, उसमें ये नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे? हम 200 नंबर पाए, आप डिसाइड करेंगे हमारा काट के 158, आप कैसे करेंगे? जो बच्चा 40 पाया, जो आपके पक्ष में है, जो बड़े बड़े पूंजीपति और अधिकारियों के बच्चे हैं, अगर वो पाएंगे 40, उनको आप बढ़ेंगे 148, हम पाए पढ़ के 200, आप हमें देंगे 158। ये है नॉर्मलाइजेशन। ये कहाँ से समानता है? ये कहाँ से अनुच्छेद 14 को बराबर? प्रतिभा को दबा रहे हैं। बिल्कुल दबाएंगे। ये नॉर्मलाइजेशन प्रतिभा को दबाना, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का तरीका है। इस तरीके में कोई ये आरओ में पैसा दे चुके हैं, उन लोगों की व्यवस्था है, आयोग अंदर की व्यवस्था तैनात की हुई है। आज 75 साल हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मात्र संसाधन नहीं है इनके पास के पेपर करा लें। बताइए, आजादी कापी बदल दे रहे हैं, लिखी हुई कापी को हम कैसे विश्वास करें कि नॉर्मलाइजेशन आप ला देंगे तो हमारे पक्ष में होगा? जीएस में नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे? जीएस में नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं सकता। अब एक क्वेश्चन में हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, वो मूवमेंट का क्वेश्चन हो या कोई भी क्रांति का क्वेश्चन हो, उसमें नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं सकता।
प्रक्रिया होता तो हम लोग एक्सेप्ट कर लिए होते हैं ना। आपने ऑप्शनल हटाया, यूपी स्पेशल के 2 पेपर लाए, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो हमारे लिए था, लेकिन यह हमारे पक्ष में नहीं है। तो हम लोग ये शोर सुन रहे हैं आप मेरे पीछे, राणा जी, ये शोर है इन छात्रों का, इन छात्रों की आवाज है जो ये आज तीसरी रात भी उठाते रहेंगे। बिल्कुल, और हम लगातार यहाँ से जुड़े हुए हैं और ये शोर आप सुन रहे हैं इन छात्रों का, और हम लगातार इनकी आवाज बनकर यहीं पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर। जी, प्रयागराज में अभिषेक, जिन स्टूडेंट्स के बीच में हुआ शोर बहुत अधिक है, लेकिन आक्रोश वही है जो आपको यहाँ शोर आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन जो सवाल है इनका, जो ऐतराज है इनका, जो गुस्सा है इनका, वो कमोबेश वैसा ही है जो प्रयागराज में आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है। दिल्ली से प्रयागराज तक एक लय है और ये सारे स्टूडेंट्स एक ही मांग के साथ हैं कि हम चाहते हैं कि आप एक पाली में एक दिन में पीसीएस की परीक्षा करवा लें, और यही ज़रूरी है। ये कुछ लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ दिक्कत ये होती है कि आपकी शादी भी कर देनी है, घर वालों का दबाव भी होता है, घर की बहुत सारी ज़रूरतें होती है, उनका ख्याल भी होता है, शहर में रहना होता है, और शहर में रहना भी अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। आप बताओ। हाँ, एक पाली में होना चाहिए एग्जाम, क्योंकि यूपीएससी जैसी इतनी बड़ी संस्था जहाँ इतने लाखों लोग आवेदन करते हैं, वो भी तो एक ही दिन में करवाता है ना, एक ही पाली में, तो फिर यूपी पीसीएस क्यों नहीं? इसकी भी विश्वसनीयता उतनी ही बननी चाहिए जितनी कि इसमें जो अनियमितताएं चल रही हैं, उतनी लापरवाही वो खत्म होनी चाहिए। स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है, तो मैं बस यही। आप कहाँ से हैं? घर में कितने लोग हैं? मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। हम 4 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, दवाई मार्केट जो है ना सप्लाई करते हैं मार्केट में। महीने में कितने पैसे लेती हैं आप? 10,000 आ जाते हैं। 10,000 से दिल्ली में आप रह लेती हैं? हाँ, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट है तो उतना एकदम खर्च कर नहीं सकते, तो सोच समझ के ही करना पड़ता है, तो चला लेते हैं उतने में। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो पापा भेज देते हैं बीच में। इस बात का एहसास रहता होगा कि घर के भीतर जो आपके मांगने से तंगी आएगी वो वहाँ प्रॉब्लम खड़ा करेगी? रहता है, स्टूडेंट होने के नाते शर्म भी आती है घर वालों से मांगने में, क्योंकि जो है इतना खर्च हो जाता है और अकेले पेरेंट्स हो रहे हैं कमाने वाले, तो प्रॉब्लम होती है, सभी को होती है, सारे स्टूडेंट को होती है, बल्कि मुझे ही नहीं सभी को होती है। स्टूडेंट लाइफ स्ट्रगलिंग लाइफ है, सभी के जीवन में है परेशानी। आप बोल पहले तो सर मैं सर आपको 5.5 लाख अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी पीड़ा को एक मंच दिया। अब मैं सर आता हूं वर्तमान व्यवस्था और अपने छात्र जीवन के संघर्ष तक। पहले बात मैं सर करता हूं परसेंटाइल व्यवस्था की। परसेंटाइल व्यवस्था सर आयोग द्वारा सुनियोजित एक अंक गणितीय आधारित भ्रष्टाचारी तकनीक है सर, जिसके माध्यम से वो हमारी मेहनत की मेहनताने को हड़प कर किसी और को देना चाहते हैं। अब मैं आता हूँ सर अपने संघर्ष पर। सर ये हमारा संघर्ष केवल हमारा अकेले का नहीं है, इसमें हमारा पूरा परिवार शामिल होता है सर। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे और अन्य सदस्य, जिसमें सर वो अपने जीवन शैली, अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने हर स्तर पर कटौती करके सर हमें इलाहाबाद, दिल्ली, जहाँ भी हम प्रतियोगी रह रहे हैं सर, वहाँ अच्छा खासा पैसा भेजते हैं सर। और ये उनका ये समझौता समय समय पर उनके स्वास्थ्य संबंधी विकार के रूप में सर उत्पन्न होता है। जब ये हमें सूचित होता है सर और हमारा संघर्ष का दौर लंबा चल रहा होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे बीच एक कुंठा का विषय बन रहा होता है सर। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से यही कहना चाहूँगा कि आप ये सरकार सर हमारी उम्मीदों की सरकार रही है, और मैं उनसे कहूंगा कि ये परसेंटाइल की व्यवस्था को समझें। नॉर्मलाइजेशन जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है, तो नॉर्मलाइजेशन की सर कुछ बात ही नहीं है सर, परसेंटाइल की बात है। लोग नो नॉर्मलाइजेशन ठीक है, परसेंटाइल की व्यवस्था को सर अगर मैं समझाना चाहूँ, मैं 2 मिनट में आपको समझा सकता हूँ सर। मैं परसेंटाइल की व्यवस्था को बड़े अंकगणित के आधार से मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे 2 लोग हैं सर, मान लीजिए सर 4 अभ्यर्थी हैं, 2 सीट में एग्जाम हो रहा है, एक सीट में 100 अभ्यर्थी देंगे, एक सीट में 50 अभ्यर्थी देंगे सर। अब बात होती है सर कि परसेंटाइल कैसे तय होगा। परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत डिफरेंस होता है सर। परसेंटेज मान लीजिए किसी उस दोनों शिफ्ट में होने वाले पेपर का पूर्णांक 10 है, और प्रथम 2 रैंक, जब हर शिफ्ट में सर रैंक बनाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा सर, हर शिफ्ट में रैंक बनाई जाएगी। जब रैंक बनाई जाएगी तो ये देखा जाएगा सर कि 10 में से सबसे ज़्यादा नंबर किसने पाया। तो अगर किसी अभ्यर्थी ने 10 में से 9 नंबर पाया, दूसरे अभ्यर्थी ने 10 में से 8 नंबर पाया है, तो उसको उस शिफ्ट में पहले और दूसरे रैंक के साथ निर्धारित किया जाएगा। फिर आते हैं दूसरी शिफ्ट पे सर। दूसरी शिफ्ट में भी अगर समान 2 अभ्यर्थी हैं, पहली और दूसरी रैंक वाले, वो 9 और 8 नंबर पाते हैं, जब उनके परसेंटाइल अब देखते हैं सर, तो जो पहली रैंक वाले हैं दोनों शिफ्ट के, वो तो 100% परसेंटाइल पे रहेंगे। अब जब सर 8 नंबर वाले अभ्यर्थियों की बात हो रही है, जो दोनों शिफ्ट में बराबर पाके 2 रैंक पे हैं, अब यहाँ पे खेल देखिए सर कैसे शुरू होता है। पहले शिफ्ट में 100 अभ्यर्थी सर शामिल हैं, उसमें क्या होगा सर
कि दूसरे शिफ्ट के साथ जो पहली शिफ्ट वाला अभ्यर्थी है वो दूसरी रैंक पे है, उसमें 100 लोग शामिल हुए हैं। अगर इसको गणित के माध्यम से निकालते हैं सर तो ये है कि 100 अभ्यर्थी मतलब पहली रैंक से नीचे के कुल अभ्यर्थी 99/100 गुणे 100 मतलब पहले वाला 8 नंबर पाके 99 परसेंटाइल पाता है सर। अब जब दूसरे शिफ्ट पर हम जाते हैं उसमें जो दूसरी रैंक वाला अभ्यर्थी है वो भी 8 नंबर पाया है, उसका परसेंटाइल कैसे 98 होता है सर, ये देखिए। उसमें क्या होता है सर, उसमें 50 अभ्यर्थी दिए, उसकी रैंक है दूसरी। जब दूसरे रैंक की बात की जाती है तो वो सर पहली रैंक से कुल मिला के 49 लड़के नीचे हैं, तो 49 बटे कुल शामिल अभ्यर्थी 50 गुणे 100, 50 दूनी 100 मतलब 98। सर दोनों सीट में दोनों रैंक के अभ्यर्थी जो सेकंड रैंक पे हैं वो सेम नंबर पा रहे हैं, लेकिन उनके परसेंटाइल में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं सर। अगर आयोग को 3 लोगों को शामिल करना होगा तो ऊपर के तो 100 परसेंटाइल वाले उनको तो लेके जाएगा, लेकिन सर ये कैसे डिसाइड करेगा कि दूसरे रैंक वाले में से 99 वाले को लेके जाए या 98 वाले को छोड़ दे। अगर 98 वाले को छोड़ता है तो इसका मतलब है कि वो घर घर जाके ये बोले जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल है कि आप चलिए एग्जाम दीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम नहीं देंगे, अगर आपकी संख्या नहीं उपस्थित होगी तो हमें एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। ये सर कितनी बेहद अस्पष्ट और कितनी घटिया नीति है सर। ये दरअसल बराबरी की लड़ाई नहीं है। जो समानता का अधिकार हमारे पास संविधान से के जरिए मिलता है उसका भी हनन है। कई बार ये लोग कहते भी हैं कि आप परसेंटाइल में ला करके 2 पालियों में जो लड़के खड़े हैं बराबर अंक के साथ हैं, लेकिन एक का हो रहा है दूसरे का नहीं हो रहा है, ये नाइंसाफी हो जाती है, इसलिए चाहिए ही नहीं। ये बड़ी विषमता है सर। एक संवैधानिक संस्था, लड़कों को संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है। आर्टिकल 16 कहता है सर कि लोक नियोजन में समता। ये सर समता के अधिकारों का हनन नहीं है। नहीं, वो उस बात का जिक्र किया मैंने। हाँ, चूंकि समय की तंगी है तो आप थोड़ा जल्दी बोलोगे तो बातें रखना चाहता हूँ। 11 तारीख से धरना चल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में, कम से कम 20 से 25 हजार संख्या में प्रयागराज में हमारे साथी उपस्थित है। क्या ये मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, क्या ये इतनी बड़ी संख्या प्रयागराज में दिखाई नहीं दे रही जो अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा? कहाँ गए, कहाँ गायब है ये एक दिन में एक चुनाव करा सकते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या एक दिन में एक एग्जाम नहीं करा सकते? इतनी बड़ी संख्या नहीं है सर, मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 लाख अभ्यर्थी हैं, ज्यादा नहीं है जो एग्जाम। 5,76,000 हो, वही मैं कह रहा हूँ, इतना मोटा मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। वो तो इतनी बड़ी संख्या नहीं है जो ये इतना बड़ा चुनाव करा सकते हैं। तो क्या इतनी बड़ी संख्या में क्या एक दिन में एग्जाम? ये बातें हमने बार बार की हैं सर। बीजेपी सरकार पूरे देश के अंदर योगी जी के प्रशासन की दुआई देती है। योगी जी पे कंट्रोल सिर्फ 40 जिलों में ही है, तो 41 जिलों में सिर्फ परीक्षा करा पा रहे हैं, तो बाकी तो ये भी सवाल है सर। मेरा कहना ये है कि सर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सर हम लोगों ने जब उनको चुना है, हमारे शासन में जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, तो सर उनको ये सोचना चाहिए ना कि सर ये सऊदी अरेबिया या अफगानिस्तान थोड़ी है सर। यहाँ पे इतने बच्चे आवाज उठा रहे हैं, तो सर उनके बारे में, इनके सेंटिमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। इम्तिहान देने वाले लड़कों का बहुमत कहता है कि हमको ऐसे परीक्षा देनी है, तो उसको मानना चाहिए और वाजिब दिख भी रहा है। यही प्रशासन जो 6 लाख का पेपर नहीं करा पा रहा है, यही प्रशासन हर साल मैट्रिक के 28 लाख स्टूडेंट का पेपर कराता है। तो क्या वो प्रशासन 28 लाख स्टूडेंट का पेपर कराने के लिए सक्षम है और 6 लाख का पेपर कराने के लिए सक्षम नहीं है? क्या यहाँ पर आयोग और प्रशासन की मंशा का सवाल नहीं है कि आप पेपर नहीं कराना चाहते हो? मैं लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं अध्यक्ष जी से भी कहना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाहता हूँ कि आप ये ना समझे कि हम यहाँ आए हैं तो बिना नोटिस लिए या बिना एग्जाम में चेंज कराए चले जाएंगे। हम वो लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक ये नोटिस हम लेके नहीं आएंगे। जो हमारे जो साथी हैं जो इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं, जब तक हमें वो नोटिस नहीं मिलेगा, अध्यक्ष जी सुन लीजिए कान खोल के, हमें वो नोटिस चाहिए। जब तक ये एग्जाम पोस्टपोन्ड और ये एग्जाम में चेंज नहीं आने का जिस तरह से पहला हो रहा था, तब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से। पीएससी के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन से इन लोगों की मांग है, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं से भी कोई कम्युनिकेशन रख रहे हैं। आपके सेक्रेटरी आके कहते हैं कि हम तो इम्तिहान करवाने के लिए हैं, इम्तिहान हम ही करवाएंगे। इम्तिहान के पैटर्न को या तरीके को बदलने का अधिकार मेरे पास नहीं है, वो सरकार के पास है, सरकार से बात कीजिए। लेकिन जो चेयरमैन है वो बात नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात रखना चाहता हूं, जो इस परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 21 साल है, ठीक है, और अधिकतम 45 साल तक के युवा इसमें शामिल उम्र है। जी सर, 21 साल से 45 साल तक के एज पे अगर कोई लड़का यहाँ पे तैयारी कर रहा है, आप चेहरे घुमा के देख लीजिए, ये वही उम्र है जब वो अपने आगे की जीवन की आधारशिला तैयार करता है। और इस आधारशिला को तैयार करने के बजाय वो इस एग्जाम में शामिल हो रहा है, तो आप उसके ऊपर दबाव को समझिए कि एक पूरी जवानी उसमें लगा देता है और उसी दौरान उसके परिवार, उसके समाज की चीज़ें भी उसके साथ चलती हैं। तो गरीब, हमारे यहाँ नौकरी केवल एक आय का साधन नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था का सूचक है। उसके साथ उसके परिवार, उसकी खुद की जो इमेज है
वो तैयार होती है कि हाँ आप इस व्यवस्था के ठीक हैं और ये सफल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, तो फिर जब आप असफल होते हैं तो आप जी एक बार ये सर देखिए, हम लोग जो है पिछले 1 महीने से लेके इस तरीके से चल रहे हैं, 1 डे 1 शिफ्ट, ठीक है सर, 1 डे, हाँ, 1 एग्जाम, ठीक है जी, बस ये बैनर पोस्टर आप प्रयागराज से एक लेकर के दिल्ली और बाकी तमाम शहरों में देखेंगे। मैं प्रयागराज से लेकर के दिल्ली बाकी तमाम शहरों में देखेंगे, माइक देखिए मैं इनके पास रखे हुए हूँ और बोल मैं खुद रहा हूँ, ये भी स्थितियां बन जाती हैं। तो ये जो विरोध है, इस विरोध में एक ही मांग है और मुझे लगता है कि जब बहुमत इतनी बड़े तादाद में मांग कर रहा है तो सरकार को सुनना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ, मैं फिर से कहता हूं, एक ईमानदार कुशल मंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं देश भर में, और उनको कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है अधिकारियों के जरिए। ये एक बड़ी तादाद है छात्रों की, और तब जब राज्य में उपचुनाव होने जा रहे हैं कई सीटों पर, उस समय यह सैलाब खड़ा है, यहाँ का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हलचल है, और विपक्ष जो है अब आकर के वो सक्रिय होने लगा है। विपक्ष भी तब तक सक्रिय नहीं था जब तक ये मांग कर रहे थे। जब ये सड़कों पर उतर गए, ये मरने मारने पर आमादा हो गए, तब विपक्ष के नेता अचानक सक्रिय हो गए। तो विपक्ष की राजनीति जो है वो भी अपने फायदे इसमें तलाशने लगी है। यह राजनीति का बहुत ही काला चेहरा होता है जो बार बार दिखता है, और खास करके तब जब नौजवान अपनी वाजिब मांग के लिए खड़ा होते हैं, उस समय तो ज्यादा शर्मनाक सा लगता है। सरकार को लेकिन इस पर सोचना चाहिए गंभीरता से। मेरा सर कहना ये है कि आयोग का अध्यक्ष इतना निरंकुश कैसे हो सकते हैं। पिछले 1.5 महीने से हम लोग अपनी मांग लेके सड़कों पे हैं, इलाहाबाद प्रयागराज से लेके यहाँ दिल्ली तक, उस पर न सरकार को सुध ले रही, न आयोग के अध्यक्ष ले रहे हैं सुध। यही बात तो हम कर रहे हैं। हाँ बोलिए सर, मेरा नाम हरिओम मिश्रा है और मैं पिछले 5 साल से यूपीपीएससी की तैयारी करता हूँ और मैं मध्यम परिवार से आता हूँ। सर, या तो विकट परिस्थिति में आप पेपर देने जाते हैं, या तो पेपर रद्द हो जाता है या पेपर लीक हो जाता है। सर, उसके बाद से आयोग क्या करता है कि एक तुगलकी फरमान जारी करके और अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश करता है। और जो हमारे साथी प्रयागराज में आंदोलन कर रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि ये अराजक तत्व हैं। बताइए सर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बोल रहे हैं कि आप वहाँ पे तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करते हैं वो पढ़ रहे होंगे। हाँ, वो कह रहे थे आपके मित्र की दरअसल अब बात ये की जा रही है कि कौन से लोग हैं, ये क्या मांग कर रहे हैं, यह बात हाशिए पर डाली जा रही है। कौन से लोग हैं, इनकी पहचान होती है कि विपक्ष के लोग हैं। आप सर, मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग गांव से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ हैं संज्ञा में, नॉर्मल परिवार से हैं, और 6 साल से 7 साल से 8 साल से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ रह रहे हैं। किस परिस्थिति में रह रहे हैं, किस संख्या, मतलब उनका कहना है कि पेपर का जो है मांग है हमारी कि एक शिफ्ट में होना चाहिए। पहली बार उनको मीटिंग करने के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन स्टूडेंट से बात करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है योगी जी को। और अध्यक्ष को भी यही कहना है कि वो हमारी बात सुने और आए। इलाहाबाद में देख रहे हैं कितनी बहनें हैं सड़क पे, उनको चोट भी आई है। मीडिया वालों ने ये भी छिपाया है कि उनको हमने लाठीचार्ज नहीं किया है। वहाँ के और भी कैंडिडेट है, उनको किसी को पैर में चोट आई, किसी के हाथ में चोट आई है, उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। इनका कहाँ है? वो कह रहे हैं कि आप राजनेता हो, और कह रहे हैं कि आज सुनिएगा कि हम यहाँ तमाशा कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है हम तमाशा कर रहे हैं यहाँ। तो उनका कहना ये है कि हम तमाशा कर रहे हैं, हम यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, हम राजनीति करने आए हैं। तो मेरा कहना यही है कि हमारा पेपर एक शिफ्ट में ही करा है। इतने सारे लोग राजनीति थोड़ी ना करेंगे, जितनी भीड़ है ये सब राजनीति थोड़ी ना कर रही है। राजनीति अगर करते तो 2-4 लोग करते ना। सबसे बड़ी बात सर ये है कि 41